हेलो दोस्तों, मैं दर्शन आचार्य एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये एनिमल हस्बेंड्री की जो लेक्चर्स चल रहे हैं हमारा, तो उसमें मैं यही आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आपके नॉलेज में एक नया इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो एनिमल हस्बेंड्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनिमल डिजीज़ का जो सिलसिला हम आगे बढ़ाते हुए आज ब्लैक वाटर और मैस्टाइटिस के बारे में बात करेंगे। हमने अपने दो लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो एनिमल डिजीज है उसके पीछे कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो वायरस है, क्या वो फंगस के कारण हो रहा है, क्या वो प्रोटोजोआ इन्वॉल्व हो रहा है। ये हमारी बहुत ही शानदार कमांड हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में बनाई थी और आने वाली अपकमिंग एग्जाम में अगर वहां से प्रश्न आता है तो हम इजीली उसको डील कर सकते हैं। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको कुछ डिसीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमने सेकेंड लेक्चर में एंथ्रेक्स और हेमरफेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में पढ़ा था। एंथ्रेक्स के केस में हमने पढ़ा था कि कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, टेम्परेचर क्या होता है, वेक्टर क्या इन्वॉल्व होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सिम्टम्स कैसे होते हैं, कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है एंथ्रेक्स के अगेंस्ट। वहीं हमने बात की थी इसके मैनेजमेंट क्या है, हमने ट्रीटमेंट पढ़े थे। यही चीज़ें हमने हेमरफेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में भी पढ़ी थी। तो हमारी दो डिजीज बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर होती है। आज हम इसी डिजीज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ब्लैक वाटर और मैस्टाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं ब्लैक वाटर की। तो ब्लैक वाटर की बात करेंगे, इसको क्वार्टर इल के नाम से भी जाना जाता है, इसको लंगड़ी रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वार्टर का मतलब आप समझते हैं, यही होता है, ठीक है, वो भी 1/4 पार्ट, ठीक है ना। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक चौथाई हिस्सा। ओके, यहां पर भी क्या होता है, जो एनिमल के बॉडी का 1/4 पार्ट होता है ना, वो इन्फेक्ट हो जाता है, वहां आपको डिसीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। वो पार्ट एनिमल का एक तरीके से डैमेज हो जाता है, वहां आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना आप। अब बात करते हैं अपन ब्लैक वाटर की। तो ब्लैक वाटर में जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम शेवोई, ठीक है ना। अब इसको क्या, इसका नाम है CHAUVOEI, ठीक है, स्पेल इसकी ऐसी है लेकिन इसको सेवोई पढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्लोस्ट्रीडियम सेवोई है, वो आपका काऊ और बफेलो में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वहीं अपन बात करेंगे कि क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिका जो है वो गोट और शीप के केस में हम पढ़ते हैं। तो ये बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा। इसके बाद टेम्परेचर कितना होता है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बुखार आने पर, 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 107 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब कोई एंटीजन या कोई एक पैथोजन अगर मेरी बॉडी में इंटर होता है, वहाँ से उसके सिम्टम्स बताने तक का, मतलब पैथोजन का मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस होना, वहाँ से उसके सिम्टम्स शोकेस करना, वहाँ तक के जो बीच का जो पीरियड होता है, वहाँ के बीच का जो समय होता है, उसी को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 5 दिन होता है, यानी 2 to 5 डेज होता है, या फिर आपको 15 डेज भी याद रखना है। देखो क्या होता है, जहाँ बुक्स है, जो लिटरेचर है, वहाँ पे 2 to 5 डेज देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ वेबसाइट में अगर मैं बात करूँगा इंटरनेट पे और या फिर TNU की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपको लगभग 15 दिन देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कौन सी है। जैसे AFO की बात करता हूँ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, वो जनरली क्या करता है, इंटरनेट के डेटा पे रिलाई करता है, और वहीं आपको 15 दिन TNU के डेटा पे देखता है वो। लेकिन जब आप कभी स्टेट एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, स्टेट एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो कॉलेज, तो वहाँ आपको ये बुक का डेटा याद रखना है, 2 से 5 दिन वाला। अब अपन बात करते हैं कि सिम्टम्स केस के सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं ब्लैक वाटर के केस में। सिम्टम्स से पहले हम बात करेंगे वेक्टर की, यानी ये फैलता कैसे है, इसका प्रसारण कैसे होता है। इसका प्रसारण होता है कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, यानी कि दूषित भोजन के द्वारा। अब ब्लैक वाटर के क्या होता है ना, जब आप, मैं बात करूंगा जैसे कि जहां पर आप कैटल को या हमारे जो एनिमल को रियर कर रहे हैं, जो शेड है, ठीक है, उसका सफाई, उसकी क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो फीडिंग के लिए जो यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, जो खाने के लिए, भोजन के लिए जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं होगी तो वहाँ इसके बैक्टीरिया पनपेंगे, ठीक है ना, वहाँ इसके बैक्टीरिया आएंगे और इस तरीके से ये डिजीज़ कोज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लीन रखना है, ठीक है ना, सफाई रखनी है। तो कंटामिनेटेड फूड यानी दूषित भोजन वेक्टर का काम करेगा। वही सिम्टम्स की बात करेंगे तो
स्वेलिंग इन स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना, जो आपके मस्कुलर पार्ट होते हैं बॉडी के, मांसल भाग, वहां पे आपको सूजन देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। स्वेलिंग इन स्केलेटल मसल्स ऑफ थ्रोट, थाई, शोल्डर, बटक्स, ये इसके मस्कुलर पार्ट होते हैं, वहां आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जब आपको सूजन देखने को मिलेगी तो वो सूजन जो है अंदर, वहां गैसियस एडेमा, तो गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है। जब गैस भरी हुई है, जब आप उसको प्रेस करोगे तो चरचर की आवाज आएगी, तो उसको बोलेंगे क्रिपिटेटिंग साउंड। यही की पॉइंट याद रखने हैं। देखो इसको लंगड़ी रोग बोलते हैं, मतलब कि लंगड़ा कर चलना, ये इसके एक सिम्टम्स है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी सिम्टम्स है, वो आपको इतना ध्यान नहीं रखने। आपको ध्यान क्या रखना है, ये की पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूंगा एंथ्रेक्स के केस में, एंथ्रेक्स के केस में क्या होता है कि ठीक फॉर्मी शाइनी कोल्टार लाइक जो ब्लड डिस्चार्ज है नेचुरल ओरिफिस से आता है, ठीक है ना, वो उसके मेजर सिम्टम्स है। वहीं हेमरफेजिक सेप्टिसिमिया में हमने क्या पढ़ा था कि स्वेलिंग ऑफ थ्रोट एंड टंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ग्रंटिंग साउंड, ये ध्यान रखना है। सेम यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, स्वेलिंग इन स्केलेटल मसल्स, जैसे थ्रोट हुआ, थाई है, शोल्डर है, बटक्स है, वहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जो स्वेलिंग हो रही है अंदर गैस भरी हुई है, तो गैसियस एडेमा याद रखना है। और जब आप उसको प्रेस करोगे ना तो क्रिपिटेटिंग साउंड आएगा, एक चुरचुर की आवाज़ आएगी, तो ये आपको याद रखना है। लंगड़ा कर चलना, ये भी नॉर्मल सी बात है कि जब आपके बटक्स वगैरह पे इस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिलती है ना, जब तो उसके चलने में, ठीक है, उसकी वॉकिंग में भी प्रॉब्लम आती है, उसको वॉक करने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो लंगड़ा कर चलती है। लेकिन जो लंगड़ा कर चलना है, जो लैमनेस इन एनिमल है ना, ये मेजर सिम्टम्स एफएमडी में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से हम उसको भी पढ़ेंगे। तो कहाँ की पॉइंट याद रखने हैं वो ध्यान में रखना है, सेकेंडरी सिम्टम्स को हमें ध्यान नहीं रखना है, तो ये ध्यान में रखना है अपन को। अब अपन बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं सर, इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बात की कि जो आपका जो स्वेलिंग जहां पर आ रही है वहां गैसियस एडेमा, गैस भर गई है और वहां पे क्रिपिटेटिंग साउंड हो रहा है, चरचुर की आवाज आ रही है। जब आप उस पर चीरा लगाओगे ना तो अंदर से बिल्कुल एक बदबूदार मटेरियल बाहर निकलेगा, बहुत ही स्मेल आएगी, गंदा सा वो मटेरियल बाहर निकलेगा, ठीक है। अब वो जो घाव है, जो वाउंड है, वो वहां पे आपको टिंचर आयोडीन और मर्क्यूरी क्लोराइड का 1:1000 के रेशो में लेकर उस पर आपको मरहम करना है, मरहम लगाना है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसमें फिर एंटी सीरम देते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट याद रखने का नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखना। तो एंटी सीरम यहाँ पे 5 to 10 ml स्मॉल एनिमल्स के लिए, जो छोटे पशु है, वहीं 10 to 50 एनिमल जो है वो बिग एनिमल के लिए देते हैं, बड़े पशुओं के लिए देते हैं। और वहीं एंटीबायोटिक की बात करूंगा, जो 20 to 30 लाख इंटरनेशनल यूनिट। देखो कहीं कहीं आपको पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक होता है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो ये आपको कहीं कहीं इसी को लेकर, मैं ब्लैक वाटर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपको 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट देखने को मिलेगा, यानी उसके 1 kg पर 10,000 देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि नॉर्मल पशु का जो बॉडी वेट होता है, जो एनिमल का बॉडी वेट होता है, वो लगभग 200 से 300 kg तक होता है। तो वहीं मैंने 1 kg के हिसाब से कैलकुलेट करके 20 to 30 लाख इंटरनेशनल यूनिट ध्यान में रखना है, या फिर आप 10,000 पर केजी ऑफ बॉडी वेट याद रखना। 10,000 आप इंटरनेशनल यूनिट नॉर्मली याद मत रखना, 10,000 पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 1 kg पे 10,000। तो वहीं नॉर्मल अगर जो बॉडी वेट 200 से 300 है, तो वहाँ 20 to 30 लाख हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि जो मैस्टाइटिस होता है, अब ये हमारा लंगड़ी रोग और ब्लैक वाटर वगैरह क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब बात करते हैं मैस्टाइटिस की, जिसको मेमाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको फ्रोस्टी कोल्ड ऑफ अडर भी बोलते हैं और थनेला रोग भी बोलते हैं। थनेला रोग थन का रोग, ठीक है ना। फ्रोस्टी कोल्ड ऑफ अडर भी बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमें जब कोल्ड होता है ना तो हमारी बॉडी गर्म होती है, ठीक है, वो बॉडी हमारी गर्म होती है। सेम इसमें भी क्या होता है ना, अडर वगैरह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ये इसलिए इसको फ्रोस्टी कोल्ड ऑफ अडर बोलते हैं। और मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड जो, तो आपका मेमाइटिस बोलेंगे इसको, और मैस्टिटिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिस है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होता है, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिस। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं अगर मैं बात करूंगा कि इन समर, तो समर सीजन में आपको याद रखना है कि एक्रेनोबैक्टीरियम पेयोजेंस, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैक्टीरिया होता है इसमें जो सबसे ज़्यादा घातक होता है, जो डेंजर होता है, वो ये होता है ये समर वाला बैक्टीरिया, एक्रेनोबैक्टीरियम पायोजेंस। लेकिन ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिस आपको ध्यान में रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूँ वेक्टर की। इसमें वेक्टर क्या होता है, इसमें वेक्टर होता है पुअर मैनेजमेंट,
जब आप खराब प्रबंधन करते हो तो इस वजह से ये डिजीज फैलती है। यानी खराब प्रबंधन, अगर मैं बोलूँगा कि आप जब दूध निकाल रहे हो तो उसको थन को अगर पूरा क्लीन नहीं कर रहे हो, जो उसके टीट्स हैं अगर आप उसकी क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, सफाई नहीं रख रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है जहाँ क्लीनिंग नहीं होगी वहाँ बैक्टीरिया आएंगे, वो डिजीज कोज करेंगे। तो आपको क्लीनिंग रखनी है, यानी कि जो अपना मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रखना है। फिर इसके बाद इसका मोड क्या है, स्ट्रिप कैनाल, ठीक है ना। स्ट्रिप कैनाल यानी कि थन नली का इसका मोड है। अब क्या है कि मिल्क सिक्रेशन सिस्टम जो है वो मैं आपको पूरा आगे पढ़ाऊंगा अच्छे से, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा एक डायग्राम उसका बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये किस तरीके से इसका जो बैक्टीरिया है वो एंटर करता है और किस तरीके से डैमेज करता है। तो देखो ये है इसका मेमोरी ग्लैंड, ये पूरी मेमोरी ग्लैंड है। ये इसका जो बैक्टीरिया होता है यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिस जो है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिस बैक्टीरिया होता है ना, जैसे मिल्क कंपोजिशन हम पढ़ते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना ये मेनली कार्बोहाइड्रेट पर अटैक करता है। स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मिल्क के केस में जो लैक्टोज है वो भी तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, तो उसको अटैक करेगा, उसको खाएगा, ठीक है। वहीं जैसे मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो प्रोटीन में आप क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन में आप पढ़ते हैं लगभग शायद बैसिलस के नाम पे आपको शायद एक होता है बैसिलस सबट्यूलिस करके नाम से जब पढ़ते हैं। वहीं मैं फेट की बात करता हूं तो स्यूडोमोनास फ्रेगी के नाम से आप पढ़ते हैं, वो बैक्टीरिया फेट पे अटैक करता है। बैसिलस सबट्यूलिस जो होता है वो आपका प्रोटीन पे अटैक करता है। और अगर मैं बोलूँगा कि मिल्क से दही का बनना यानी कि दूध से दही का जो बनना जो प्रोसेस होती है वहाँ लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस इन्वॉल्व होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बोलूँगा मैं, तो वो इन्वॉल्व होता है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है ये थन से यहाँ से मतलब यहाँ से जो थन होते हैं इसके जो टीट्स होते हैं वो वहाँ से एंटर करता है। वहाँ से एंटर करते करते हुए इसकी जो एल्वियोलाइज बोलते हैं, इसको एल्वियोलाइज होती है, ठीक है ना। यहाँ पे इपिथेलियम सेल्स होती है, यहीं मिल्क पंप होता है, यहीं मिल्क का फॉर्मेशन होता है यहीं पे। तो इसके अंदर एक मायो इपिथेलियम सेल्स होती है, वो इपिथेलियम ही होती है, उसको मायो इपिथेलियम सेल्स बोल लोगे या आप इपिथेलियम सेल्स बोल लोगे या इसको WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हो आप। तो ये यहाँ पे होती है। तो ये बैक्टीरिया मायो एपिथेलियम सेल्स पे अटैक करता है, उसको डैमेज करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको नष्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिलती है आपको। अब आगे बात करते हैं तो सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको। देखो मोस्टली ये तो मिल्क एनिमल में होता है। फर्स्ट ये मोस्टली मिल्क एनिमल में जो दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देने वाले होते हैं, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर काऊ की बात करूँगा, और हाँ मेनली काऊ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी 43.36% अप्रॉक्सीमेट आपको काऊ में देखने को मिलेगा, वहीं बफेलो में 20.7% देखने को मिलेगा। तो आप ये ध्यान में रखना। और सिम्टम्स की बात करूंगा ना तो ब्लड क्लोट्स इन मिल्क। अब मिल्क जब आप जो मिल्क मैन होता है, जब मिल्क सिक्रीशन होता है ना, तो हमारे जो बर्तन है वहाँ आपको दूध के साथ में ब्लड के क्लोट्स भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे। वो क्लोट्स किसके होते हैं, मायोएपिथेलियम सेल्स के ही तो होते हैं ना। तो ब्लड क्लोट्स इन मिल्क, मायोएपिथेलियम जो सेल्स होता है, जो WBC एपिथेलियम सेल्स बोल सकता हूँ, तो उसके क्लोट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वो जो क्लोट्स होते हैं ना, इसको पता करने के लिए एक टेस्ट होता है, स्ट्रिप कप टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं, जो हमारे यूटेंसिल जिसमें हम दूध निकाल रहे हैं वहाँ हम छन्नी रखते हैं, जो चाय की छन्नी होती है ना, ऐसी छन्नी होती है सिर्फ, वो रखते हैं। फिर दूध निकालते हैं तो दूध तो नीचे निकल जाता है, जो उसके क्लोट्स होते हैं ना वो छन्नी पे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन पता करते हैं कि हाँ भैया इसको मैस्टाइटिस की दिक्कत है, इसकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फिर इसके बाद बात करते हैं इसमें और चीज़ें क्या होती है, जैसे दूध का जो pH होता है ना वो बढ़ जाता है। यानी जनरली हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल जो मिल्क का जो pH होता है वो 6.7 होता है, यानी स्लाइटली एसिडिक होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो दूध का जो pH है वो 7.4 हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। क्यों एल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मिनरल्स आते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्लोराइड मिनरल्स यानी सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल सी बात है, जहाँ सोडियम आएगा वो pH को बढ़ा देगा, तो सोडियम क्लोराइड इंक्रीज हो जाएगा, मिनरल्स इंक्रीज हो जाएंगे। नॉर्मली मिल्क के अंदर जो कंपोजिशन हम पढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो मिनरल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है 0.12%। लेकिन जब मैस्टाइटिस बीमारी से जो ग्रसित हमारा पशु है उसके मिल्क के अंदर आप देखोगे कि आपको क्या 1.4% आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। यानी सोडियम क्लोराइड बढ़ गया यानी मिनरल्स बढ़ गए, और जब सोडियम क्लोराइड बढ़ गया है तो pH बढ़ जाएगा।
तो देखो हर चीज़ कहीं ना कहीं लिंक है, हमको चीज़ों को रटना नहीं है, हमको ये नहीं पढ़ना कि हाँ मेस्टाइटिस में यार मिनरल बढ़ जाएंगे, मिनरल बन जाएंगे, पीएच बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। हमको ये याद रखना, हाँ भैया मिनरल्स बढ़ जाएंगे तो मिनरल्स बढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड बढ़ेगा तो पीएच बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ के 7.4 हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। पता है ये जो पीएच होता है ना 7.4, यह ब्लड का पीएच होता है। 7.3 7.4 नॉर्मल जो ह्यूमन ब्लड है या किसी का भी ब्लड है उनका पीएच भी यही 7.4 ही होता है, ठीक है। तो एल्किनिटी देखने को मिलती है। मैंने आपको पहले बताया जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करता है। अब मिल्क के अंदर लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। आपको ये पता है कि जो लैक्टोज होता है ना, ये मिल्क की स्वीटनेस के लिए, उसकी मिठास के लिए उत्तरदायी होता है, स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये बैक्टीरिया लैक्टोज पे अटैक करेगा, उसको खा लेगा तो स्वीटनेस कम हो जाएगी। तो ये भी याद रखना, हर चीज़ लिंक है। ये भी याद रखना कि मिल्क की जो स्वीटनेस होती है वो कम हो जाती है, किसमें, मैस्टाइटिस के केस में। मिल्क सिक्रेशन में आपको ब्लड के क्लोट्स देखने को मिलते हैं, किसमें, मैस्टाइटिस में, ठीक है ना। तो लैक्टोज वगैरह, फैट है, प्रोटीन है, ये सब डिक्रीज हो जाता है, सब में आपको कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा मैस्टाइटिस भी क्लियर होता है। ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसके उपचार क्या होते हैं। ट्रीटमेंट में आपको देखो 0.1% एक्रीफ्लेविन आपको देखने को मिलेगा। देखो ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट आपको याद रखने हैं। 0.1% एक्रीफ्लेविन यानी 1:1000 के रेशो में 60 to 70 ml IM यानी इंट्रा मसल्स, ठीक है ना, इन टीट्स। तो इसमें क्या होता है, आपको बिल्कुल थन में इंजेक्ट करते हैं ये वैक्सीन। तो जो डैमेज हो रहा है, मतलब जो हमारा जो अडर है उसमें जो डैमेज जहाँ जहाँ हुआ है ना, जहाँ पे आपको बिल्कुल इसमें क्या होता है, इसकी जो टीट्स होते हैं ना, जो थन है और जो आपका अयन है पूरा अडर, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है, गर्म हो जाता है, टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है। तो आप ये अगर इससे इन्फेक्टेड एनिमल है, ठीक है, ये डिसीज़ किसी एनिमल को हो रही है, तो वो मिल्क भी हम नहीं निकाल सकते, इतना ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि मिल्क निकालने के लिए हम नकलिंग मेथड या फिस्टिंग मेथड करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं तो उसको दर्द होता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए एक साइफन, एक इंजेक्शन होता है, एक इंजेक्ट जैसा होता है। इसमें यहाँ क्या होता है, ये जो मार्कर है ना, मार्कर जैसा ये होता है, वो भी ऊपर से थोड़ा सा नुकीला होता है। तो वो टीट्स में आप रखोगे, टीट्स में रखने के बाद उसको आप पीछे सक करोगे, फिर मिल्क इस तरीके से निकालते हैं उसमें, ठीक है। तो उसको पेन नहीं होता है। ये चीज़ इसमें यूज़ करते हैं। साइफन एक ट्यूब होता है, उसका एक प्रॉपर नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसमें यूज़ करते हैं। फिर ये होता है 0.1% एक्रीफ्लेविन या 1:1000 के रेशो में 60 to 70 ml IM टिट्स में आप देते हैं। ताकि क्या होता है कि जो डैमेज हो रहा है, हमारा जो घाव, नॉर्मल सी बात है कि जब हमें कोई घाव हो जाता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में कोई दवा लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो इस प्रकार से ये चीज़ देते हैं। वहीं अब क्या होता है कि घाव तो भर गया है, लेकिन जो बैक्टीरिया अंदर है उसको तो मारना है ना, तो वो क्या करेंगे, तो पेनिसिलियम या स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका 1 लाख यूनिट में देंगे। देखो सर, आप तो यहाँ पे तो 20 से 30 लाख यूनिट दे रहे थे, लेकिन आप यहाँ 1 लाख यूनिट क्यों दे रहे हो पेनिसिलिन की, एंटीबायोटिक की। देखो क्या होता है ना, जब थनैला जो रोग है, जो मैस्टाइटिस है, ये सिर्फ थन में होता है, पूरी बॉडी में इसके बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ थन है, इसलिए इसकी यूनिट कम दी जाती है। लेकिन ब्लैक क्वार्टर है या जो दूसरी जो डिजीज़ होती है, तो उसमें क्या होता है, यही 20 से 30 लाख 40 लाख तक आप देते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं। पूरी मतलब कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ही नहीं, कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म पूरी बॉडी में अटैक करता है। यहाँ सिर्फ थन पे टारगेट किया उसने, तो अपन थन को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या होता है, जनरली हमने देखा जब भी हमें कॉल्ड होता है तो हम क्या करते हैं, पानी की एक ठंडे पानी में पट्टी लेके हम रखते हैं, ताकि हमारा जो बुखार होता है वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब इस केस में क्या करते हैं, जो हॉट वाटर को मैग्नीशियम सल्फेट, हॉट वाटर के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट पता है एक दस्तावर के रूप में भी काम करता है। यानी कि दस्तावर अगर मैं बोलूँगा तो आपका पेट क्लीन करने के लिए, पेट साफ करने के लिए इसको देते हैं, ठीक है ना। और ये एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ होता है। और वहीं H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड भी इसमें देते। बोरिक एसिड जैसे कि ये भी एक एंटीसेप्टिक के रूप में देते हैं, जैसे जो छाले होते हैं, ठीक है,
जब हमें कभी छाले हो जाते हैं, जो माउथ अल्सर्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो उस केस में भी आप एक मेडिकल से एक डिब्बी आती है, उसके अंदर जो दवा होती है वो भी एक बोरिक एसिड ही होता है। उसमें आप देखना कभी कंपोजिशन में बोरिक एसिड लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो वो एक एंटीसेप्टिक है। तो बोरिक एसिड है, मैग्नीशियम सल्फेट और नीम है। तो नीम की महत्वाकांक्षा है तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है, एंटीसेप्टिक है ये भी। तो ये एक प्रॉपर इस सब का मिक्सचर जो है वो हॉट वाटर के साथ अडर को क्लीन करते हैं, मतलब आप उसकी सफाई करते हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो मेस्टाइटिस और ब्लैक वाटर के केस में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वेक्टर क्या है इसका, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके रोग के उपचार क्या है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से ब्लैक वाटर और मेस्टाइटिस ये दोनों आपकी डिसीज़ क्लियर होती है। और नेक्स्ट सेशन में हम फिर एक नई डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रिंडरपेस्ट है, फूट एंड माउथ डिजीज़ है, रानीखेत है, कुछ डिजीज़ हमारी जो बच रही है वो उसको हम कंप्लीट करेंगे, 1-2 लेक्चर उसके भी होंगे, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और यही चीज़ मैंने आपको कहा था कि टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसकी लिंक आपको अभी भी डिस्क्रिप्शन में, आपके कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तो जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि ये जो नोट, इसका एक क्लियर जो पिक्चर है मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ। जो प्रीवियस लेक्चर है उसके भी मैंने वहाँ शेयर किए हैं, और ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपने जो नोट्स हैं वो प्रॉपर एक प्रिपेयर कर पाए और आपको कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में, बेहतरीन कमांड बनाएंगे अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। धन्यवाद।